औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ और स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर है? ठीक है जी। तो लास्ट टाइम वी कवर्ड 3 different types of negotiable instruments: promissory note, bill of exchange and check. और मैंने आपसे कहा था कि आपने इनके डिफरेंसेस को देखना है, डिस्कस करना है, मुझे बताना है। तो मुझे बताइए कि आप लोगों ने उनके डिफरेंसेस के ऊपर काम किया। 2 टास्क थे। पहले आपने प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के डिफरेंस पे काम करना था, और फिर बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के डिफरेंस के ऊपर काम करना था। तो अगर आप लोगों ने ये काम किया है तो मुझे बताइए। जी। बाकी एक का तो ग्रुप में आ गया था, और हमारे बाकी हजरात इसके ऊपर क्या अपनी राय रखते हैं? अमार, आदि, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस? कुछ एफर्ट्स किए हैं थोड़ी बहुत? ठीक है, देखते हैं किताब इसके बारे में क्या बातें कर रही है। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द डिफरेंसेस। सबसे पहला था प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपसे कहा था 5 5 डिफरेंसेस विल बी इनफ। तो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले तो हमें पता है नंबर ऑफ पार्टीज का। प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज हैं। तो प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो नाम हम लोग यूज करते हैं वो मेकर का है, पेई का है, और दूसरी तरफ जो हम लोग नाम यूज करते हैं वो ड्रॉर, ड्रॉई और पेई का है। तो ये पहला डिफरेंस था, आसान था। फिर हमने कहा था कि प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एक वादे की स्टेटमेंट है, एक प्रॉमिस होता है। तो देयर वाज अ प्रॉमिस टू पे। मगर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक ऑर्डर दिया जा रहा था कि मैं बादशाह तुम खजांची को ये हुक्म देता हूं। तो ये तो काफी आसान बातें थी। 2 पार्टीज, उनके नाम, और हम किस टोन के अंदर बात कर रहे हैं। फिर प्रॉमिसरी नोट में हमें पता है कि बादशाह अपने आप से वादा नहीं कर सकता। मेकर कैन नॉट बी द पेई। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी कि एक ही बंदा खुद से वादा तो नहीं ना कर सकता कि मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं अपने आप को 3 लाख दिरहम दूंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। बट बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ये पॉसिबल है कि ड्रॉर और जो पेई है वो सेम पर्सन हो जाए। ये कैसे? ये इस तरीके से
कि बादशाह बिल ऑफ एक्सचेंज बनाए, यानी कि बादशाह ड्रॉअर बन गया जब उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसमें लिखा, मैं बादशाह तुम खजांची को ये हुक्म देता हूं कि मुझे इतने पैसे दो। तो बादशाह कैन बी ड्रॉअर एंड कैन बी पे एट द सेम टाइम। जरा मुझे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट होता है जब आप अपने ही पैसे इस्तेमाल करते हैं या विड्रॉ करते हैं, अपने कैपिटल में से अपने पैसे विड्रॉ करते हैं। अकाउंटिंग में इसको क्या कहते हैं? अपने कैपिटल को माइनस करना पर्सनल यूज के लिए, क्या कहेंगे इसको अकाउंटिंग में? इसको ड्राइंग्स कहते हैं, ड्राइंग्स। तो टेक्निकली यहाँ पे ड्राइंग्स हो रही है। देखो ना, बादशाह ने बादशाह ने स्टेटमेंट बनाई, अपने वजीर को भेजी और कहा कि मुझे इतने पैसे दो, मेरे पास जेब खर्च खत्म हुआ है, या मुझे महल में इतने पैसे चाहिए। तो ड्रॉर और पे बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में सेम हो सकते हैं, मगर प्रॉमिसरी नोट में आप अपने आप से वादा नहीं कर सकते। प्रॉमिसरी नोट में आप अपने आप से वादा नहीं कर सकते। और हमें पता है कि अ पर्सन कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, कम से कम दो पार्टीज तो होनी चाहिए। तो ये चीज हमने वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी देखी थी, क्या कि देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज। टू पार्टीज हैं तो काम चलेगा, टू पार्टीज नहीं है तो चिल सीन्स, कुछ नहीं होगा। चलिए, मुझे जरा एक सवाल का जवाब देना आपने। आपका एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करता हूँ। बादशाह ने वो पर्ची लिख के बाबे को दी थी। बाबा महल पहुंचता है पर्ची लेके, और बाबे से कहता है, बादशाह से कहता है कि ये लो वो डॉक्यूमेंट, ये लो वो पर्ची, मुझे पैसे दे दो। और बादशाह इनकार कर देता है। बादशाह इनकार कर देता है। मुझे बताइए, कौन लायबल है, मेकर या पेई? कौन लायबल है, मेकर लायबल है या पेई लायबल है? मेकर लायबल है। अच्छा, क्या हम बादशाह की शिकायत किसी और को लगा सकते हैं? क्या हम बादशाह के खिलाफ अदालत में जा सकते हैं, जबकि बादशाह खुद एक अदालत है? अगर मैं किसी के पास एक डॉक्यूमेंट लेके जाऊं, रिसीवेबल का एक डॉक्यूमेंट लेके जाऊं, और जिस बंदे से मुझे पैसे चाहिए वो आगे से मुझे इनकार कर दे, तो अकाउंटिंग के अंदर हम एक वर्ड यूज करते हैं, डिसऑनर। आप लोगों ने सुना होगा, चेक डिसऑनर हो गया। सुना ये वर्ड कि मेरा चेक डिसऑनर हो गया? सुना है ना? तो डिसऑनर क्या होता है कि जब आप पेमेंट मांगे और अगला बंदा आपकी बात को इनकार कर दे, यानी कि आपकी इंपॉर्टेंट बात की ऑनर ना करे, उसको हम कहते हैं डिसऑनर हो गया।
तो यहाँ पे मेन लाइबिलिटी किसकी है? मेकर की। प्राइम लाइबिलिटी किसकी है? मेकर की। भाई बंदे ही दो हैं, एक मेकर और एक पेई है। लाइबिलिटी पैसे देने की किसके पास है? मेकर की। और उसी की लाइबिलिटी एब्सोल्यूट है, 100% वो लाइबल है। तो लाइबिलिटी ऑफ मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट, यानी कि 100%। और अगर वो इनकार कर रहा है तो फिर आप अदालत में किसके पास जाएंगे? वो तो बादशाह। तो नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द मेकर, क्योंकि मेकर खुद इनकार कर रहा है ना। आप नोटिस किसको देंगे डिसऑनर का, जबकि वो बंदा खुद इनकार कर रहा है आपको? तो 0.4, 0.5। बल्कि दूसरी तरफ, अगर अगर 3 पार्टीज हो, तो जो बाबा है वो जाएगा सबसे पहले खजांची के पास। खजांची जो कि आपका ड्रॉर है, उसकी लाइबिलिटी क्या है? सेकेंडरी। उसकी लाइबिलिटी क्या है? एक सेकंड, यहाँ पे लिख देता हूँ। जो लाइबिलिटी है ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई कौन है? खजांची। वो प्राइमरी है, यानी कि पहले वो जिम्मेदार है। अगर वो नहीं देता तो फिर बादशाह की लाइबिलिटी सेकेंडरी है। बादशाह की लाइबिलिटी सेकेंडरी है। ये सिर्फ उसी वक्त अराइज होगी जब पहली पार्टी यानी कि जो ड्रॉई है वो ऑनर नहीं करेगा, उसने ऑनर नहीं किया। और अगर उसने ऑनर नहीं किया तो फिर आप उसका केस बादशाह के पास लेकर आ सकते हैं। तो नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन बाय द होल्डर टू ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग ड्रॉर। अभी ये जो बात लिखी हुई है इसको इग्नोर करें फॉर द टाइमिंग, इसको आसान रखने के लिए इग्नोर करते हैं। एक दफा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा से कॉन्सेप्ट बना ले। हम ये कहते हैं कि जब दो पार्टीज हो, जब दो पार्टीज हो और दूसरी पार्टी ने पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट नहीं कर रहा। पेमेंट किसने करनी थी? मेकर ने। तो मेकर की ही लाइबिलिटी 100% है और प्राइमरी एब्सोल्यूट है। मगर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में सबसे पहली जिम्मेदारी उस खजांची की है, ड्रॉई की है। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो फिर सेकेंडरी जिम्मेदारी किसकी है? बादशाह की, यानी कि ड्रॉअर की। और ये सेकेंडरी जिम्मेदारी कब अराइज होती है? जब उसका बिल ऑनर नहीं होता, जब उसका बिल ऑनर नहीं होता। इसी तरह अगर बादशाह इनकार कर रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, चलो भाग जाओ यहाँ से, तो आप बादशाह के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते। नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द मेकर। मगर दूसरी तरफ होल्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर दे सकता है मेकर को जब ड्रॉई उसको इनकार कर दे। जब ड्रॉई डज नॉट ऑनर, तो जब वो ऑनर नहीं कर रहा तो फिर आप उसके खिलाफ अदालत में जा सकते हैं। ये बात समझ आई? ये वाली बात समझ आ गई? इसी तरह जब दो पार्टीज हों तो फिर किसी खास एक्सेप्टेंस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी, याद है, बादशाह के साइन आ रहे थे। वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड था, दोनों पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, दोनों के साइन थे, दोनों के नाम थे।
स्टेटमेंट प्रॉपर थी, सब कुछ था, तो इसको मजीद एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। मगर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में चूंकि 3 पार्टीज हैं, तो ड्रॉई जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक पेमेंट नहीं की जा सकती। ड्रॉई जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक पेमेंट नहीं की जा सकती। ड्रॉई कौन? खजांची। तो जब तक खजांची उसको इकरार नहीं करता कि हाँ ठीक है पेमेंट कर दें इसको, तब तक उसको पेमेंट नहीं की जा सकती। मगर ये एक्सेप्टेंस 2 पार्टीज के केस में रिक्वायर्ड नहीं है। फिर प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो मेकर है और जो पेई है वो इमीडिएट रिलेशन में होते हैं। अब किताब कह रही है कि वो इमीडिएट रिलेशन में होते हैं, और इमीडिएट रिलेशन क्या होता है? डेटर क्रेडिटर का, फादर सन का, जो करीबी रिश्ता हो, जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन जिनके दरमियान होती है। मगर बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जो ड्रॉअर है, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, वो इमीडिएट रिलेशन में होता है विद द एक्सेप्टर एंड नॉट द पेई। एक्सेप्टर कौन है? ड्रॉई। एक्सेप्टर कौन है? ड्रॉई। याद करें, बादशाह का खजांची दोस्त था, मैंने कहा था ना दोस्त है, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि इनका आपस में इमीडिएट रिलेशन है, पेई के साथ नहीं है। क्योंकि देखे ना, इसमें वो हुक्म किसको दे रहा था? खजांची को। तो इनका आपस में रिलेशन होना चाहिए। और जहां पे सिर्फ 2 पार्टीज हो, मेकर और पेई, तो इनका आपस में इमीडिएट रिलेशन होना चाहिए। कहना ये चाह रहे हैं कि असल जो 2 मेन बंदे इन्वॉल्व हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, उनका आपस में इमीडिएट रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे वादा हो रहा था 2 पार्टीज के बीच में, तो दोनों पार्टीज के बीच में एक इमीडिएट रिलेशन बनता है। और यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा था बादशाह से टुवर्ड्स खजांची, तो उनके दरमियान जब तक एक इमीडिएट रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, वो उसकी बात शायद उस तरीके से ना माने। तो ये कुछ 7 एक डिफरेंसेस हैं जो कि अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आई के अपने डिफरेंसेस के सवाल बहुत दफा पूछे हैं, तो ये आपको आने चाहिए। 5 जो आसान है वो पहले तैयार कर लें, जो एक आधा मुश्किल लग रहा है उसको क्रैक कर लें, मगर उसको तैयार जरूर कर लें। ठीक हो गया? कोई सवाल इस पूरी स्लाइड में से? एनी क्वेश्चन? देन मूविंग टुवर्ड्स द अदर डिफरेंस, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक के केस में हमें पता है कि जो ड्रॉई है वो बैंकर है। मगर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ये इंसान होता है कोई इंसान होता है, इंक्लूडिंग अ बैंकर। बैंकर भी हो सकता है मगर नॉर्मली ये एक इंसान होता है। ये हमेशा पेबल ऑन डिमांड है। जब तक आप बैंक में जाके क्लेम नहीं करते चेक को, जब तक आप बैंक में जाके चेक को क्लेम नहीं करते, तब तक ये पे नहीं किया जा सकता। मगर दूसरी तरफ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है, या आप एक्सपायरी का कोई टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं कि भाई इस टाइम तक आ जाओ तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वही एक्सेप्टेंस वाली बात कि चेक के केस में मजीद एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि बैंक का नाम आ रहा होता है ऊपर। मगर यहाँ पे एक्सेप्टेंस रिक्वायर है बाय द ड्रॉई बिफोर ही कैन बी मेड लायबल अपॉन। ये वही बात है जो कि हमने पीछे पढ़ी। चेक डज नॉट रिक्वायर एनी स्टैंपिंग, क्योंकि चेक पहले ही उस बैंक के नाम पे बना होता है ना, तो उसके ऊपर मजीद कुछ एक्स्ट्रा स्टैंपें लगाना जरूरी नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज को
प्रॉपरली हमें स्टैम्प करना पड़ता है। तो ये एक डिफरेंस हमें किताब ने बताया। चेक आपको पता है क्रॉस किया जा सकता है सेफ्टी पर्पसेस के लिए, उसको हम क्रॉस चेक वगैरह कहते हैं, मगर बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं किया जा सकता। चेक के केस में आप बैंकर को रोक सकते हैं कि भाई ये वाला चेक नंबर तुमने कैश नहीं करना, ये मेरे से गुम हो गया है। अक्सर होता है ना कि जब आपसे चेक गुम हो जाए तो आप बैंक को फौरन कॉल करके कहते हैं कि यार आपने इस चेक नंबर से लेके इस चेक नंबर तक चेक कैश नहीं करना। तो वो पेमेंट आपकी स्टॉप की जा सकती है बाय द ड्रॉर, बैंक को कॉल करके। मगर बिल ऑफ एक्सचेंज का चूंकि कोई खास नंबर नहीं होता, तो इसकी पेमेंट को स्टॉप नहीं किया जा सकता, इसकी पेमेंट को स्टॉप नहीं किया जा सकता। जी, यहाँ तक कोई सवाल? यार आसान बात लिखी हुई है, तो मसला तो नहीं किसी को, किसी भाई का कोई सवाल इस साइड से आ रहा हो तो बता दें। पेबल टू डिमांड, सॉरी पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। सुने, होता क्या है, आप और जिसके हाथ में ये चेक लग गया वो बियरर बन जाएगा। वो अपना नाम यहाँ पे लिखेगा और चेक बैंक में जाके कैश करवा सकता है। पेबल टू बियरर ऑन डिमांड, चेक उस बंदे के हाथ में है, उसका हाथ है, और बैंक में जाके वो डिमांड कर सकता है अकाउंट इस चेक को कैश करके दे। चेक ड्रॉन पेबल टू बियर ऑन डिमांड इज वैलिड। मगर दूसरी तरफ क्या होता है, अगर आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं पेबल टू बियर ऑन डिमांड, ये वॉइड है। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में आप ये नहीं कह सकते कि मैं बादशाह तुम खजांची को हुक्म देता हूं कि किसी भी बंदे को पैसे दे देना। मैं बादशाह, अब ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत है ना। मैं बादशाह तुम खजांची को ये हुक्म देता हूँ कि ये कागज जिस बंदे के हाथ में होगा तुमने उसको पैसे दे देते। अब ये ब्लैंक है, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, तो जिसके भी हाथ में होगा वो कहलाएगा बियरर और जाके वो पैसे डिमांड कर सकता है। ये स्टार्टिंग में गलत है, स्टार्टिंग में आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। ये बात याद रखनी है कि स्टार्टिंग के अंदर जब आपने पहली दफा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, पहली दफा बिल ऑफ एक्सचेंज आपने क्रिएट किया है, आपने बनाया है, तो वो खाली नहीं होगा, ब्लैंक नहीं होगा। उसमें किसी न किसी पेई का नाम लाजमी आना चाहिए। हाँ, वो पेई आगे एंडोर्स कर सकता है ब्लैंक छोड़ के। ये बात बहुत जरूरी याद रखना। जब पहली दफा बनेगा तो उसके ऊपर 3 पार्टीज आनी चाहिए, लाजमी आनी चाहिए। ड्रॉ भी हो, ड्रॉई भी हो, पेई भी हो। अगर मैं पेई नहीं लिखता इसका मतलब है कि मैं उसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी वॉइड हो जाएगा। हाँ, पहली दफा आपने क्रिएट कर दिया, पेई का नाम क्या, पेई उसके करके वो खाली छोड़ दे तो वो अलाउ है। कैन बी डन लेटर बाय एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, बाद में पेई, बाद में बादशाह, सॉरी बाद में जो बाबा है वो अपने साइन कर आगे उसको बगैर किसी का नाम दिए किसी के को दे तो वो अलाउ है। मगर शुरू में बादशाह को बाबे का नाम डालना, दैट वाज नेसेसरी। तो ये बात आपने याद रखनी है।
मुझे बताइए इस पॉइंट के अंदर जी आवाज क्लियर है और क्या ये डिफरेंस भी क्लियर है? ये डिफरेंस सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम लोगों ने डिफरेंसेस भी क्लास में प्रॉपर देख लिया। पहले मेरा प्लान था कि आप लोग करके आएंगे और आप लोग अपनी परेशानियां डिस्कस करेंगे, बट मैंने कहा कोई नहीं, जब हम लोग कर ही रहे हैं तो सुकून सुकून से करते जाएंगे, ज्यादा बर्डन भी आप पे नहीं आएगा। तो दो बातें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी, दो कॉन्सेप्ट्स लिए, दोनों के डिफरेंसेस को देखा। अब जब आपको पता चल चुका है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तीन तरह के होते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तो अब शुरू की बातें पढ़ना आसान है। वरना जब बच्चा चैप्टर को स्टार्ट करता है ना पेज 1 से, बच्चा घबरा जाता है, उसको पता ही नहीं चलता उसके साथ हुई क्या है, और जब वो आगे कुछ आसान बातों की तरफ आता है तब तक उसका जो दिमाग है वो अच्छी तरह डाइवर्ट हो चुका होता है। अब देखते हैं किताब की शुरू वाली बात। हमने मिड और एंड के करीब से उसको उठाया था, अब इसको स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, एक दफा पढ़ लिया, बस पढ़ के उसको क्रॉस लगा देना। इट इज एप्लीकेबल सिंस द फर्स्ट डे ऑफ मार्च। ठीक है, मतलब हमसे कोई खास प्यार मोहब्बत की बात इसने नहीं की। इट डज नॉट affect the provision of section 24 and section 35 of State Bank of Pakistan Act 1956। ठीक है, मतलब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक दफा देख लीजिएगा। ये सेक्शन 24 और 35 का रेफरेंस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज। ये एक्ट प्रिवेल करेगा रिगार्डलेस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट। ठीक है, मतलब हमसे कोई सरोकार नहीं। अच्छा, फिर इतनी सारी बातें करने के बाद किताब कहती है इन सिंपल टर्म्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप फर्दर आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ नोट। जस्ट लाइक अ नोट, इसको आप आगे से आगे ट्रांसफर कर सकते हैं बाय डिलीवरी। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट। वाओ, ये क्या होता है? अब हमें ये पता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, ओए होए मुश्किल बात, हमें ये भी पता है। और अ चेक, अब मजे की बात है चेक इस चैप्टर में नहीं, चेक 50 में है, मगर हमें पता है, हमने कवर कर लिया। पेबल इधर टू ऑर्डर और टू बियरर, ये क्या हुआ? ये भी हमें पता चल चुका है कि पेबल टू ऑर्डर क्या होता है और पेबल टू बियरर क्या होता है। बियरर मींस ओनली सिग्नेचर फ्रॉम प्रीवियस पार्टी, और जिसको ट्रांसफर किया गया उसका नाम ही नहीं लिखा गया, ट्रांसफर वाली पार्टी का नाम ही नहीं है।
हाँ वो ब्लैंक है, तो जिसके हाथ में है वो जाके कैश करवा ले। और ऑर्डर ट्रांसफरिंग पार्टी का नाम बाकायदा लिखा हुआ है। अब इसका डिफरेंस हम लोग देखेंगे भी एक स्लाइड पे। नाम बाकायदा लिखा हुआ है, ये बात भी हमें पता है। डिलीवरी किसे कहते हैं? डिलीवरी कहते हैं जब आप एक बंदे से दूसरे बंदे को उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है, उसका टाइटल ट्रांसफर कर देते हैं, उसकी पोजीशन ट्रांसफर कर देते हैं, फिजिकली आगे हैंड ओवर कर देते हैं। डिलीवरी डजंट मीन कि आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, अपने साइन किए, उस बंदे का नाम लिखा और लिखने के बाद अपनी पॉकेट में डाल दिया। ऐसे नहीं है, अपनी पॉकेट में नहीं डालना। साइन करने हैं, उस बंदे का नाम लिखें या ना लिखें, ऑर्डर बनाए या बिल रखें, मगर उसकी पोजेशन, फिजिकल पोजेशन दूसरे पार्टी को ट्रांसफर जरूर करते हैं। ये पोजेशन एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। ये पोजेशन एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अब ये क्या है, इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दरकार है। तो ये अभी आप पॉइंट टू बी नोटेड में डाल सकते हैं, पीटीबी है, पॉइंट टू बी नोटेड। एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये स्लाइड क्लियर है? इस स्लाइड पे तो कोई मुश्किल बात नहीं है, हम लोगों ने वर्ड बाय वर्ड देख लिया। आगे चलते हैं। अब हमें एसेंशियल्स तो पता चल गए हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, क्योंकि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज देख लिया, हमने प्रॉमिसरी नोट देख लिया, हमने चेक भी देख लिया। मजे की बात ये है, जो उन तीनों इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स के एसेंशियल्स हैं, वही एसेंशियल्स ओवरऑल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के भी होते हैं। अब वन बाय वन करके देखते हैं, अब आपको कहानी समझ आएगी। पेबल टू ऑर्डर और बियरर, मतलब ये बात हम बहुत दफा कर चुके हैं, अब इसको फॉर्मली एक स्लाइड से देख लेते हैं। पेबल टू ऑर्डर और बियरर। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जब आप बनाते हैं तो पहली दफा तो आपने उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, ये हमें पता चल गया। ये पेबल होना चाहिए टू अ पार्टिकुलर पर्सन, ठीक है। जब आप साइन कर देते हैं और साइन कर पार्टी का नाम एक्सप्रेसली वहां पे डाल देते हैं, विच इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेबल टू पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि लिखा हुआ है पे करो ए को, या पे करो ए या उसके ऑर्डर से किसी को। जैसे बाबे ने कहा था कि मुझे, या मेरे कहने पे किसी और को, तो पे बाबा या पे बाबा और ऑर्डर, पे बाबा या पे बाबा और ऑर्डर। तो ये बात हमें शुरू से ही पता है। बियरर क्या होता है? बियरर के अंदर जो लास्ट एंडोर्समेंट होती है ना, वो ब्लैंक है। साइन करके आपने खाली छोड़ दिया है, लास्ट एंडोर्समेंट वो ब्लैंक है। पे टू ए और बियरर और पे बियरर, ये ऐसे बन सकता है कि मैंने साइन किए, साइन करने के बाद लिखा पे टू अमार, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। मैं लिखता हूं पे अमार और बियरर, पे अमार और बियरर। अब जहां मैंने वर्ड बियरर लिख दिया, तो अब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, ये बियरर इंस्ट्रूमेंट बन गया। या मैंने साइन करके ब्लैंक छोड़ दिया है, तो ये भी बियरर है। या मैंने साइन करके ये लिख दिया है कि जिसके हाथ में होगा उसको पे कर देना, पे बियरर। अगर मैं खुद भी लिख दूं ना,
जिसके हाथ में होगा उसको दे देना, तो भी ये बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। आई कैप ने एक दफा ये सवाल पूछा हुआ है, उसने कुछ सिनेरियोस दी और कहा बताएं इसमें से पेपर टू ऑर्डर कौन सा और पेपर टू बियरर कौन सा है। तो आपको ये एग्जांपल्स पता होने चाहिए जहां पे स्पेसिफिक लिखा है इस बंदे का नाम, जैसे पे ए, ये ऑर्डर है, पे ए और ऑर्डर, यानी कि ए को पे करो या ए के कहने पे किसी और को पे करो, तो कहने पे हो रहा है, ये ऑर्डर है। पे टू ए और बियरर, वर्ड आ गया बियरर का, तो बियरर बन गया। पे बियरर, बियरर इंस्ट्रूमेंट, या ब्लैंक छोड़ दूं तो भी ये बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। मुझे बताइए यहां तक कोई सवाल इस क्रॉस चेक वाली बात को छोड़ के? जी, एनी क्वेश्चन? ऑर्डर और क्लियर, ये बात समझ आ गई? अच्छा हमने किसी एक बात पढ़ी थी, जरा बात दोबारा देखते हैं। पीछे अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि ये अफेक्ट नहीं करता सेक्शन 24 को और सेक्शन 35 को ऑफ स्टेट बैंक। अब सेक्शन 24 क्या है, सेक्शन 35 क्या है, और इनका खास जिक्र क्यों किया गया है, अभी देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 सेक्शन 35 प्रोहिबिट्स, रोक देती है, any person other than a bank or federal government to issue a promissory note payable to bearer, a bill of exchange payable to bearer on demand. क्या मतलब कि ऐसा प्रॉमिसरी नोट जो कि पेएबल टू बियरर हो और ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड हो, पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड हो, ये सिर्फ कौन बना सकता है? बैंक, बैंक बना सकता है या फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है। मुझे बताइएगा स्क्रीन सबको नजर आ रही है? स्क्रीन सबकी क्लियर है? क्या स्क्रीन सबकी क्लियर है? ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था, तो वो क्या था? हमने कहा था कि पहली दफा बिल ऑफ एक्सचेंज को हम खाली नहीं बना सकते, याद है?
A bill drawn payable to bearer on demand is absolutely void. अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पहली दफा हम खाली बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बना सकते, अलबत्ता बाद में उसको एंडोर्स ब्लैंक में किया जा सकता है, ये बात हमने पढ़ी है। बट किताब के शुरू में एक और बात भी लिखी हुई है, अदर देन अ बैंक और फेडरल गवर्नमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बियर ऑन डिमांड बन सकता है। सेक्शन 35 ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन दोनों अथॉरिटीज को अलाउ करता है। बाकियों के लिए प्रोहिबिशन है, मगर बैंक और फेडरल गवर्नमेंट के लिए ये चीज अलाउ है कि आप प्रॉमिसरी नोट को पेएबल टू बियरर बना सकते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज को पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड बना सकते हैं। नॉर्मली ये अलाउ नहीं है, मगर बैंक और फेडरल गवर्नमेंट के लिए ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। अब देखें, ये बात किताब के शुरू में दी हुई है और डिफरेंसेस वाली बात किताब के तकरीबन एंड में दी हुई है। अब बच्चा कलाबाजियां ही खाता रह जाएगा कि ये बात क्या और वो बात क्या है, और ऊपर से बियरर डिमांड मुश्किल मुश्किल अल्फाज बच्चों को जब पढ़ने को मिलते हैं तो बच्चा इस चैप्टर से वैसे ही अवजार हो जाता है। बट हमने उसको स्ट्रीम्ड वे में तैयार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पे जाके मैं इसकी एक्सेप्शन अगर लिख दूंगा तो आप ज्यादा माइंड तो नहीं करेंगे कि यहाँ पे बैंक और फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है, एक्सेप्शन है सेक्शन 35 की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो यहाँ पे इसकी एक एक्सेप्शन भी आप नोट कर लें। ठीक है, ये नोट हो गया जी, ये नोट हो चुका है। ओके ओके जी, ओके। हाँ जी, फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जरूरी नहीं है कि एक पार्टी के लिए ही बनाया जाए, दो या दो से ज्यादा पेज भी हो सकते हैं ज्वाइंटली। या आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव किसी को भी पे कर दिया गया तो मसला नहीं है, जैसे आजम एंड बाबर या आजम और बाबर दोनों अलाउ है। आप ज्वाइंटली भी बना सकते हैं या आप सेवरली भी किसी एक के लिए बना सकते हैं कि जो मुझे पहले मिल गया मैं उसको पे कर दूंगा, तो ये चीज अलाउ है। अगर आपको ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद है तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ी सी उसकी उसका कहना नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ गया ना और वाला, तो ये थोड़ा सा तंग कर सकता है। बट आजम और बाबर या आजम एंड बाबर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए दोनों काबिल कबूल है, उनमें मसला नहीं है। अब आगे जाहिर सी बात है, अगर एक पार्टी को पे कर देगा तो दूसरी पार्टी फिर पहली वाली पार्टी से रीइंबर्स करेगी, तो वो फिर आगे इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेके चल पड़ता है। बट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप दोनों चीजें कर सकते हैं, एंड वाला कॉन्सेप्ट भी डाल सकते हैं और वाला कॉन्सेप्ट भी डाल सकते हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? पेबल टू ऑर्डर और बियरर, समझ आ गई बात? आखिरी पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। दो और देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इजी ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर हो जाता है एक बंदे से दूसरे बंदे को, जस्ट आपने साइन करने और दूसरे बंदे के हवाले करने, तो उसकी ट्रांसफरेबिलिटी बहुत इजी होती है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ डिलीवरी करनी है, उसके हाथ में देना है और कहानी खत्म। तो अगर आपने उसको बियरर छोड़ना है तो आप सिर्फ उसको वो चेक दे दें या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दें,
बट अगर आपने एंडोर्स करना है, पहले लिखना है, साइन करना है, उस बंदे का नाम लिखना है, तो फिर आप एंडोर्स कर लें और उसके बाद डिलीवर कर दें, अगर आपने ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनाना है। तो बीयर के केस में एंडोर्समेंट इज नॉट नेसेसरी, और ऑर्डर के केस में एंडोर्समेंट इज वेरी नेसेसरी। मतलब उसके बगैर तो काम बनेगा ही नहीं ना। एंडोर्समेंट है तो ऑर्डर है, एंडोर्समेंट नहीं है तो बीयर है, और ये बात हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट आगे एक और जगह पे लिंक होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, यहाँ तक मैं इसको रोक रहा हूँ। कल ऑनवर्ड्स हम इसकी मजीद कुछ बातें कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने डिफरेंसेस देखे, जो कि आपको कल देखने को कहा था, वो हमने क्लास में कवर कर लिए। और इसके साथ हमने जो चीज पढ़ी है वो असल में ये वाली स्लाइड है, या इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी सी बातें लिखी हुई थी। ठीक हो गया। लेट्स मीट टुमारो विद सम न्यू एरियाज टू एक्सप्लोर। कोई सवाल हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।